आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे 123 साल पुराने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में, जिसके सेक्शन 2 को लागू करने का मरकजी सरकार ने फैसला किया है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। ऐसे में हर देश और सरकार इसे फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी खतरे को देखते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू किया गया है। तो आइए जानते हैं इस कानून की बारीकियां क्या है फिरोज खान गाजी साहब से, जो कि लीगल एक्सपर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है कानून से जुड़ा तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे कि आज हम बात करेंगे सीए, एनआरसी और एनपीआर की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट की, 1897 की। ये एक्ट क्या है और क्यों बनाया गया था? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में जीत सच्चाई ही की होती है, इसलिए हमें सत्यता पर, सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। आपने आज जो सवाल उठाया है वो सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से इस नुक्ते नज़र से कि जितनी भी वो चीज़ें जिसका कि बारह रास्त ताल्लुक़ पब्लिक से होता है, हम ये देखते हैं कि इंग्लिश पीरियड में ही उनके मुतल्लिक़ कानून बने हैं। ये जो कानून पास हुआ था, द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897, जी, जैसा कि आपने बताया 123 साल पहले, वो इस किस्म के डिसीज़, उस ज़माने में आप लोगों को बता दें कि प्लेग था, टीबी भी अनक्योरेबल था, इसको भी एपिडेमिक ही माना जाता था। इसी तरह के कई डिसीज़ थे जिसको कि बहुत ही डेंजरस एपिडेमिक माना जाता था, और उनको रोकथाम के लिए उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कोई कानून होना चाहिए, और उस कानून के तहत इन्होंने बनाया। और उसमें क्लियर उस ज़माने में पावर जो दिया गया था, स्टेट को दिया गया कि हर स्टेट को ये पावर होगा कि इस किस्म का डिसीज़ अगर फैलने का ख़तरा है या फैल रहा है तो उसके फैलने को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक के आवागमन, आने जाने, कहीं विजिट करने को रेगुलेट करने के लिए यह कानून पास हुआ था, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया था। फिर 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून में संशोधन किया और सेक्शन 2A उसमें जोड़ा, जो अभी लागू किया गया है। वो 1920 ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोड़ दिया था कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ की जो इस किस्म की एपिडेमिक फैलता है तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर इस किस्म के इक़दाम करने हो तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि पहले पावर स्टेट गवर्नमेंट को थी, तो उसको उन्होंने सेक्शन 2A इसमें जोड़ा अमेंड करके 1920 में, और उसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो ऑल ओवर इंडिया या जहाँ जहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ वो जो है इस किस्म का मेजर्स उठा सकते हैं, जिससे कि डेंजरस एपिडेमिक डिसीज़ को मज़ीद फैलने से रोका जाए। जी, यानी कि अभी जिन लोगों में ये पॉजिटिव पाया जा रहा है उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, तो इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर किया जा रहा है। हाँ, सेक्शन 2 के अंदर किया जा रहा है, और सेक्शन 2A के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है ऐसा करने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर रेगुलेट किया है, आप देखें कि आज की डेट में दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है। जिस ज़माने में एक्ट बना था, आप ये देखिए कि 1897 में कितने लोग जो है सफ़र करते थे एक देश से दूसरे देश का। हवाई जहाज़ का सफ़र भी उस ज़माने में नहीं था। मेन चीज़ ये कि जो लोग शिप से आते जाते थे, यूरोप से एशिया, अफ्रीका से एशिया, एशिया से अफ्रीका, यूरोप, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये मसला आता था कि किस तरह से शिप में अगर कहीं प्लेग फैला हुआ है किसी इलाके में, सपोज साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, अब वहाँ से अगर शिप इंडिया में आ रही है तो उसको किस तरह से ला बनाकर इस चीज़ को गवर्न किया जाए, बिल्कुल उस पर पाबंदी किस तरह से लगाई जा सकती है। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनके सवाल लेते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाहता था, जब कोरोना वायरस, जी देखिए, पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। आवाज बंद है। जी बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैडम, जब ये बीमारी फैली
बंद कर दिया, बंद। जी बताएं। जो ये बीमारी फैली है कोरोना वायरस फैली है। जी पूछना क्या चाहते हैं? ये है कि उसके अंदर जहाँ बीमारी फैली वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, वहां से पब्लिक को लाना भी नहीं चाहिए। और ये बेवकूफ ने सब लोग को बुला दिया यहाँ पर, इनका एक सिस्टम एक जगह। जी अच्छा, इनका जो सवाल है वो जहां तक समझ आ रहा है वो यही कहना चाह रहे हैं, जब ये दूसरे देशों में फैलनी शुरू हुई, कोरोना वायरस जब शुरू हुआ, तो फिर क्यों नहीं जो फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दिया गया, जो आवाजाही थी उसको रोक क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आपने सवाल बहुत सही किया है, क्योंकि इस आज ही से नहीं बल्कि आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले से भी ये सिस्टम था। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने भी एक मेजर उठाया था कि अगर कहीं कोई एपिडेमिक डिसीज़ फैल जाए तो पहला प्रिकॉशन ये रहना चाहिए कि जिस इलाके में ये डिसीज़ फैल गया है उस इलाके के लोगों को दूसरी जगह जाने से रोका जाए, और दूसरी जगह के लोगों को जहां पर कि ये मर्ज नहीं अभी फैला है वहां के लोगों को उस इलाके में विजिट करने से रोका जाए जहां पर कि ये बीमारी आ चुकी है। तो ये बहुत पहले से एक प्रिकॉशन लिया गया था, तकरीबन 1500-200 साल पहले की हिस्ट्री मिलती है जब प्लेग वगैरह फैलता था, तो इस किस्म के डिसीजन जो है बुजुर्ग लिया करते थे। आज की तारीख में चूंकि दुनिया बिल्कुल ग्लोबल हो गया है, आवागमन बहुत आसान हो गया है, यूरोप, अमेरिका, जो भी दुनिया के किसी भी शहर में जाना हो, अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सफ़र जो है हवाई जहाज़ से हो गया है, तो इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए था। लेकिन सरकार, चाहे दुनिया में कोई भी सरकार हो, वो पहले कोशिश ये करती है कि लोगों में पैनिक न फैले, क्योंकि पैनिक फैलने में भी एक किस्म का भगदड़ मच जाता है। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ लेट हुआ है हमारे यहाँ इस मेजर को उठाने में, लेकिन अब इस किस्म की, वही इटली के लोग आए थे तो उनसे कुछ कम्युनिकेट हो गया था, और तो अब जो मेज़र उठाया गया है इसमें दो राय नहीं, कुछ लेट उठाया गया है, लेकिन बहरहाल जो मेज़र उठाया गया है उसको वेलकम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जनाब जी, यहाँ लवर कोर्ट में परसों पिछले महीने यहाँ एक केस चला था ये बिजली बिल के मुताबिक। उसमें जज साहब ने फैसला दिया था जितने उसको भरना था उस वक्त तो भर लिया था जी। जब बिजली डिपार्टमेंट ने आप वो दूसरी बिल निकाली, वो बराबर पैसों का फिर निकाला। बड़गाम से है जी। अब आप पूछना क्या चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है? हाँ, उस वक्त जज साहब ने बोला पिछला आपको आधा माफ हो गया, आधा इसी वक्त भर लो। तो ऐसा कीजिए कि एक उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए जहाँ से आपका बिल ओरिजिनेट होता है, वहाँ एक जो बात आप मुझसे कह रहे हैं यही बात एक एप्लीकेशन में उनको लिख कर दीजिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर बिजली के इसमें दिल्ली में बता सकता हूँ कि लोक अदालत बैठती है, वहाँ पर इस मसले को हल किया जाता है। अगर उसके बाद भी हल नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए कोर्ट है। जी अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट की, और अभी जो सेक्शन लागू हुआ है वो सेक्शन 2 लागू हुआ है, तो अगर कोई इसमें जो सरकार चाहती है कि क्वारंटीन कर रही है, तो अगर कोई इससे मना कर देता है, सरकार की बात नहीं मानता है, तो क्या इस सेक्शन में कोई सज़ा है या फिर सज़ा जो है वो सेक्शन 3 में है? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्पेशल लॉ है, क्योंकि ऑलरेडी 1860 में इंडियन पेनल कोड बन चुका था। इंडियन पेनल कोड में इस किस्म के डिसीज़ को फैलने से रोकथाम के लिए ऑलरेडी प्रोविज़न था। अब वो प्रोविज़न परहैप्स चैप्टर 14 सेक्शन 269, 70 एंड 271, जिसमें कि 271 में क्वारंटाइन करते हैं, उसी में जो है ये प्रोविज़न दिया गया है कि जिसमें 6 महीने की सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, ऑफेंस जो है बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। अब जब एक स्पेशल सिचुएशन आता है तो स्पेशल सिचुएशन के लिए फिर स्पेशल एक्ट बनता है, तो ये स्पेशल एक्ट बना था 1897 में। इसके तहत जो 2 में पावर दिया गया है, अगर उस पावर को वायलेट कर रहा है कोई, उसको नहीं मान रहा है, तो उसके लिए पेनाल्टी दिया हुआ है सेक्शन 3 में। अब वो पेनाल्टी वही है जो सेक्शन 188 आईपीसी में है। सेक्शन 188 आईपीसी क्या है कि सरकार ने या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कानून के मुताबिक काम करते हुए किसी किस्म का कोई डायरेक्शन दिया है
और उस डायरेक्शन को पब्लिक को फॉलो करना लाजमी है। अगर वो फॉलो नहीं कर रही है उस डायरेक्शन को और उसको ब्रेक कर रही है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट है, जो कि सेक्शन 188 आईपीसी में प्रिस्क्राइब है। उसी हिसाब से प्रोसिक्यूशन होगा और पनिशमेंट होगा। ये सेक्शन 3 में द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में ये क्लियर किया गया है कि पनिशमेंट वही होगा जो सेक्शन 188 आईपीसी में दिया हुआ है। जी, इसके सेक्शन 3 की हम अलग से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ। जी बताएं, जी बताएं, क्या सवाल है? मेरा नाम निसार अहमद है, मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। बताएं। जब ये एनपीआर या इंक्वायरी के लिए आएगा तो हम लोग उनको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, देना है कि नहीं देना है? जी देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप जागरूक हैं और सोशल मीडिया या इवन आपका जो नेशनल मीडिया है उसको अगर फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप दिल्ली असेंबली की या डिफरेंट असेंबली की और पार्लियामेंट का आप जो है डिबेट देख रहे होंगे, तो इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। और डिबेट में अभी जो सामने बात आई है वो ये कि होम मिनिस्टर साहब ने ये आश्वासन दिलाया है कि एनपीआर से एनसीआर का कोई, एनआरसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसको जो वे लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एनपीआर और का के अगेंस्ट जो है वेजिटेशन चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कानून में है, वो ये बात कह रहे हैं कि जब 2003 में जो रूल्स बना था उस रूल्स में ये क्लियर लिखा हुआ है कि एनपीआर जो है वो एनसीआर की जो है वो पहला स्टेप होगा। तो जब तक उस रूल में तरमीम नहीं लिया जाएगा, किया जाता है, जब तक उस रूल को अमेंड नहीं किया जाता है, तब तक जो है हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जिस तरह के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वालों का जिनकी की तादाद बढ़ती जा रही है, आज की डेट में कई स्टेट ने ये डिसीजन ले लिया है, उन्होंने बाकायदा रिजोल्यूशन असेंबली में पास किया है कि हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी हम इस पर और बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के बारे में, आपने हमें बताया इसके सेक्शन 2 के बारे में। वहीं अगर हम इसके सेक्शन 3 की बात करते हैं तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है, और अगर कोई मानने से मना करता है सरकार के फैसले को तो इसमें क्या सज़ा है? देखिए, कानून का पालन उसी वक्त होता है जबकि उसके साथ पेनाल्टी भी दिया गया होता है कि अगर आप इसको ना मानेंगे तो आपको ये सज़ा दी जाएगी या आप पर ये जुर्माना होगा। तो इस कानून में भी ये बात दी गई है सेक्शन 3 में कि अगर आप जो नोटिफिकेशन हो गया, जो मेजर सरकार ने कहा है उठाने के लिए, अगर उसको उठाने में लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुआ करूंगा, तवक्कुल करूंगा, और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी। लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए, और जो भी सरकार चुन के आए, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, उसको इख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से
बेपना बेकारी है, बेरोजगारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का सब खत्म है। जम्मू में भी वहां का ट्रांसपोर्ट खत्म है, वहां का बिजनेस खत्म है, वहां की इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है। कश्मीर की स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो यूटी है उसको भी खत्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है। 1947 में 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अकेली स्टेट थी हिंदुस्तान में जिसके साथ कोई स्टेट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अकेले अपने आप में इतनी बड़ी। मुगलों के जमाने में एक स्टेट, महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में स्टेट, और इतनी बड़ी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना ये जम्मू कश्मीर के अवाम की तौहीन है और बेइज्जती। मैं चाहूंगा कि जल्दी ही इन लीडरों को रहा करके और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है ताकि एक नया डेमोक्रेटिक स्टेप हो जाए। पॉलिटिकल प्रोसेस तो डेमोक्रेसी में बुनियादी है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने साइज के लिए कैमरा है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बना, लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं कि जहाँ 3 चीफ मिनिस्टर 3.5-7 महीने से जेल में हो, और चौथा एक्स चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से आए जाए। ये हाल है कि यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर भी अंदर जेल में रहे, मिनिस्टर भी जेल रहे हैं, जेलों में रहे, एमएलए एमएलसी जेलों में रहे, सब औहदेदार जेलों में रहे, छोटी बड़ी पार्टियों के नेशनल या रीजनल। तो जमहूरियत कहाँ? तो सबसे पहली बात है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करना। तो रेस्टोर डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन माहौल तो वैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ आप अपनी पार्टी जो बनी है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रही है, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है नए तरीके से। ये ऐसी पार्टियां 47 साल में बड़ा प्रयास किया, एजेंसी पार्टी से जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता। लोगों की चुनी हुई सरकारों से जम्मू कश्मीर उससे जम्मू कश्मीर चलती है और न कोई हिंदुस्तान जमहूरियत चलती है। आजाद साहब, अगर आपकी सरकार आती है क्या आप 370 को रेस्टोर करेंगे? आजाद साहब, अगर कांग्रेस की सरकार आती है क्या आप 370 को रेस्टोर करेंगे? जवाब आजाद साहब, व्हाट अबाउट 370? अगर आप पावर में होंगे तो वी शुड फॉरगेट अबाउट। Thank you. Let us restore democracy, and democracy will be and can be restored only once all the leaders who are behind the bar, either in the jails or in guest houses or under particular Okay, what's your take on 370 and 35? Are you going to restore, sir? They have to be, Are you going to restore that? They have to be released first. If you come into power, let the political process. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, जैसे आज हम बात कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट की, तो हम बात कर रहे थे इसके सेक्शन 3 की। इसके बारे में आप हमें बता रहे थे कि अगर कोई इसमें सरकार का फैसला मानने से मना करता है तो उसके लिए क्या सजा है? ये सेक्शन 3 बहुत सिंपल ये बताता है कि वही सज़ा होगी जो कि 188 इंडियन पिनल कोड में है, आईपीसी में है।
तो आईपीसी में एक सज़ा का प्रावधान है कि अगर कोई इस गवर्नमेंट के पास किए हुए नोटिफिकेशन रेगुलेशंस को कोई जानबूझकर नहीं मानता है तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ 188 में एफआईआर दर्ज कर सकती है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 6 महीने तक की पनिशमेंट है और उसको सज़ा हो सकती है। जी, अगर क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान है कि अगर कोई, जैसे अभी कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई मरीज जो है वो पॉजिटिव है लेकिन वो बात लोगों से छुपा रहा है, सरकार से छुपा रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है अगर उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स और वो किसी को बता नहीं रहा है? इस किस्म के लॉ तो डेवलप हुआ है, खासतौर से HIV के मुतालिक जो डेवलप हुआ था उसमें बहुत क्लियर था कि HIV अगर किसी को हुआ है तो वो दूसरे को बताना पड़ेगा। अगर वो न बताकर दूसरे से ताल्लुकात कर रहा है और वो कम्युनिकेट हो जा रहा है डिसीज़ उस पार्टनर में भी, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार बताया गया। इसी तरह से जो भी बीमारी है अगर जानबूझकर कोई नहीं बता रहा है या किसी को वो बीमारी पड़ गई है, और जैसे इसमें प्रिकॉशन है कि हाथ नहीं मिलाइए, गले नहीं मिलिए, थोड़ी देर में आप अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, और ये कि अगर किसी को हो गया है या किसी को छींक आ रही है तो कम से कम उससे 3 मीटर के दूरी पर रहें। लेकिन वो आदमी अगर जानबूझकर नहीं बना रहा है दूरी और ये जानते हुए कि उस बीमारी है फिर वो ऐसा कर रहा है तो उसको भी नेग्लिजेंट माना जाएगा, उसी तरह से उसको पनिशमेंट होगा जिस तरह से एक HIV कैरी जो करता है अगर वो दूसरे को नहीं बताता है और उसमें ट्रांसमिट हो जाता है उसकी वजह से तो उसको भी नेग्लिजेंस में माना जाता है, उसी तरह से इसमें भी माना जाएगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैम है ना, मैं 30 साल से अपने शौहर के साथ नहीं रहती हूँ, सेपरेट रहती हूँ और मेरे पास उनका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा। तो मुझे क्या करना चाहिए NPR में? अगर वो मुझे पूछेंगे कि अपने शौहर का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब दिखाओ तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ मैम। देखिए, आपने जैसे बताया एक मुद्दत बता दिया कि उतने दिनों से नहीं रह रहे हैं, तो उतने दिनों से क्या वही सिचुएशन है कि नहीं डाइवोर्स है, नहीं सेपरेशन है और नहीं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन में अगर डाइवोर्स नहीं है, सिर्फ ये है कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो हस्बैंड तो वही माने जाएंगे। NPR में हस्बैंड का डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अपना खुद का डॉक्यूमेंट है। तो अपने खुद के डॉक्यूमेंट में जैसे सपोज़ कर लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका अपना आधार कार्ड है, अगर आपके पेरेंट्स के से कोई प्रॉपर्टी जायदाद मिली हुई है, अगर उसका ट्रांसफ़र आपके नाम से है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है। हस्बैंड का नाम ही काफ़ी होगा। अगर वो डिनाई नहीं करे तो हस्बैंड की वजह से किसी की सिटीजनशिप नहीं मिलती है या हस्बैंड की वजह से किसी या वाइफ की वजह से किसी हस्बैंड को सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ये दोनों लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं इस मसले में। जी, अब अप्रैल से NPR होना है तो लोग बहुत मुश्किल में है कि NPR होगा तो NPR की जो गाइडलाइंस है उसमें है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और वो ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि NPR में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होंगे, किसी के नाम के आगे डाउटफुल सिटीज़न नहीं लिखा जाएगा। तो क्या सही है? अगर हम गाइडलाइंस के मुताबिक चलें तो क्या हमें दिखाने होंगे? देखिए, मसला ये है कि मौजूदा सरकार का कुछ दिनों से तरीक़ेकार ये रहा है कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, यानी कि एक प्रधानमंत्री जी कुछ और बोलते हैं और उसी मसले में होम मिनिस्टर साहब कुछ और बोलते हैं। नतीजा ये है कि पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जब सोसाइटी में आ जाती है तो इसके बहुत दूररस अंजाम होते हैं, उसके असर बहुत दूररस होते हैं। यही वजह है कि आज की डेट में अगर होम मिनिस्टर साहब अपने पार्लियामेंट में भी अगर ये बात कहते हैं कि NPR प्रकरण में कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ जानकारी मांगी जाएगी, आगे वो फर्दर वो एश्योरेंस देते हैं कि जानकारी में भी अगर कुछ जानकारी आप नहीं दे रहे हैं उस परफॉर्मा के हिसाब से, तब भी आपका नाम जो है वो D नहीं लगाया जाएगा, आपके डाउटफुल सिटीजन आपको नहीं करार दिया जाएगा। वो पार्लियामेंट में एश्योर कर रहे हैं, फिर भी पब्लिक जो है वो इस बात पे भरोसा नहीं कर रही है। मैंने कहा कि चूंकि इस किस्म के बयानात डिफरेंट आए हैं कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। बहरहाल
इसलिए भी वो नहीं मान रहे हैं कि आज खुद उन्हीं के अपने होम मिनिस्टर का ही स्टेटमेंट, अगर पार्लियामेंट में पहले का स्टेटमेंट देखा जाए, अब का स्टेटमेंट देखा जाए, पब्लिक प्लेसेस पर उनके स्टेटमेंट देखा जाए, तो कई किस्म के वेरिएशंस है। तो लोगों का ये कहना है कि जब तक 2003 में जो रूल्स पास हुआ था, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि NPR जो है NRC का फर्स्ट स्टेप है, तो जब तक उस रूल्स को अमेंड नहीं किया जा रहा है तब तक जो है हम अपने जी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के दूसरे लीडरों, CPM के लीडरों, पैंथर पार्टी के लीडरों, छोटी मोटी दूसरी पार्टी के लीडरों, एक्स मिनिस्टर्स, MLA, MLCs, ऑफिस बेयरर्स और आम शहरियों को जेल में रखा गया है, उनके लिए जो आवाज़ हमारे लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने उठाई, उनकी तरफ से भी आज मैंने फारूक साहब को बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग तड़प रहे थे कि आप बाहर निकलें, और आज आप बाहर निकले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एक तो शायद कई सालों के बाद इतनी ठंड हुई, और उसके साथ आपकी उम्र और आपकी तबीयत को देखते हुए भी ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उन्होंने आपके साथ की। लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आज मैं यही दुआ करूंगा, तवक्का करूंगा, और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, कश्मीर जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी। लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए, और जो भी सरकार चुन के आए, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, उसको इख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बेपनाह बेकारी है, बेरोजगारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का सब खत्म है। जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म है, वहाँ का बिजनेस खत्म है, वहाँ के इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है। कश्मीर की स्मॉल स्केल। तो ये आपने देखा, गुलाम नबी आज़ाद ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकील साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे NPR की और NRC की, तो जैसे NPR के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, किसी के नाम के आगे डाउटफुल सिटीज़न नहीं लिखा जाएगा। लेकिन वहीं पर बात आती है, अगर NPR कुछ अलग नहीं है, जैसे हमेशा जो मर्दमशुमारी होती है, अगर ये उसी तरह से है तो फिर इसमें कुछ अलग नहीं है, तो डरने की ज़रूरत क्या है? जैसे हमेशा होती है मर्दमशुमारी, ये उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है, उस तरह से क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके मुतालिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो मर्दमशुमारी होती है वो दूसरे कानून के तहत होती है। वो सेंसस ऑफ इंडिया 1948 में एक कानून था जिसके तहत जो है हमारा ये सेंसस होता है, जो कि हर 10 साल के बाद होता है। ये जो NPR है, इसका प्रोविज़न जो है वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि दोनों किस कानून के तहत किया जा रहा है वो कानून ही अलग है। तीसरी बात जो आती है कि NPR में जो सवाल पूछे गए हैं, देखिए एक चीज़ ये भी आ रहा है कि जब 2003 में कानून बना था, 2010 में जो है बाकायदा NPR किया गया, फिर उस NPR को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया?
तो उस एनपीआर को करने के बाद ये समझ में आया था कि मोर देन 50, इसी तरह से कुछ 40 या मोर देन 50% लोगों के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ या प्रॉपर्टी, ख़ासतौर से अचल प्रॉपर्टी में वरासत के तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, फादर दादा ग्रैंडफादर की तरफ से आई हुई प्रॉपर्टी उनके नाम से। तो मोर देन 50% लोग जो हैं वो सीधे इसके जद में आ रहे थे। तो ये बाकायदा एक नोट लगाकर उसको वहीं पे रख दिया गया कि इसको आगे प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनपीआर पर ही ख़त्म किया जाए। अब यहीं पर जो है वो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस आता है कि सरकार पूरी बात पब्लिक को नहीं बता रही है, और बता भी रही है तो आज एक बात बता रही है, कल दूसरी बात बता रही है। और अगर सिर्फ पार्लियामेंट में ज़बानी तौर पर बात कर देने ही पे अगर इस किस्म की चीज़ों को लोग मान लें तो फिर इस किस्म की बातें आती हैं, लेकिन कानून अल्टीमेटली में जो रहता है वो प्रिवेल करता है। तो कानून तो ऑलरेडी जो रूल्स 2003 में बना दिया गया है, या उसके बाद फिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो सेक्शन 14 का किया गया है, ये सब जब तक है तब तक जो है यहाँ के गरीब और वो जनता जो कि ख़ास तौर से गरीब है उनको परेशानी है, और उस परेशानी से उनका डरना भी जो है नेचुरल है। बिल्कुल, ये अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, उससे लोग खासे मुश्किल में हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी, मैं मोहम्मद इशक जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे एमपीआर और एनआरसी से मतलब ये दोनों के जोड़ा एक साथ ही देखा जाएगा क्या? जी, पहली बात तो ये कि मैं बताऊं कि आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता दिखाना होगा। जागरूकता दिखाने के लिए आप लोगों को मोहल्ले में या जो इलाके के पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठना होगा। अगर आप किसी भी सोसाइटी से, एनजीओ से नहीं जुड़े हैं तो फिलहाल कोशिश कीजिए कि उनसे जुड़ जाएं, और उस पर तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन है। और ये बात जो है, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन या अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें, अपने मसले को कैसे रखा जाए, वो इंडिविजुअली रखने से काम नहीं चलेगा, नहीं इंडिविजुअली रखने का इसमें कोई सिस्टम बनता है। आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो है सरकार कर रही है अलग अलग है, लेकिन दोनों बल्कि तीनों का जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर, एनआरसी, ये सब जो है एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर एक दूसरे के वो नहीं चल सकते हैं और नहीं उनका परिकल्पना किया जा सकता है। इसलिए जो है आप ये समझ लीजिए कि एनपीआर वो पहला कदम है, जब यह कदम पूरा हो जाएगा तो दूसरा कदम जो है एनआरसी पे उठेगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, मेरी 2 मिनट बात कर सकते हैं आप? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? ये एमपीआर जो चल रहा है ना जी। हेलो जी, हाँ, जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, एमपीआर तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देश के लिए अच्छा है। दूसरा सवाल मेरा है, कट मत करना, HIP का सवाल करूंगा, पहले एक सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं। जी बताएं। हेलो, जैसे अपने गुजरात है, महाराष्ट्र है, हेलो हाँ बताएं, आगे बताएं। सुन रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। हाँ ठीक, अगर इसमें ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है या बांग्लादेश के है, मैं करीब करीब मैं जानता हूँ, मैं सरकार से संपर्क नहीं कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मगर मैं आरोपी तो पकड़ा सकता हूँ ना मैं? आरोपी बोले तो बताऊं? जी, ऐसा है कि आरोपी को पकड़वाने के लिए हमेशा हर हिंदुस्तान का सिटीजन आज़ाद है जी। वो बता सकता है, लेकिन हम दिल्ली वाले, यूपी वाले, ख़ासतौर से वेस्टर्न यूपी वाले, पंजाब वाले, ये हम नहीं समझ पाते हैं कि बंगाली में, उड़िया में क्या फ़र्क है। अगर कोई बंगाल का है और उसको ये नहीं कि अगर कोई बंगाली बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेश का है, ये कतई नहीं समझना चाहिए, वो वेस्ट बंगाल का हो सकता है। इसी तरह से उड़िया और बंगाली में क्या फ़र्क है, हमें दोनों बंगाली ही लगेगा जब बोलते हुए नज़र आएंगे तो हमें उसी तरह से आसामीज़ में और बंगाली में क्या फ़र्क है वो कतई पता नहीं चलेगा। तो ये कहना, अगर आप बिल्कुल 100% कन्फर्म हैं किसी के मुतल्लिक कि फ़लाँ आदमी जो फ़लाँ नंबर कमरे में रहता है वो हमारा हिंदुस्तान का शहरी नहीं है, बांग्लादेश का शहरी है, तो आप एक बिल्कुल कंप्लेंट दे सकते हैं। अब पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कंप्लेंट देना, कार्रवाई करना ये अलग बात है, लेकिन प्रोपगेंडा करना ये अलग बात है।
आप बिल्कुल आज़ाद हैं, 1 नहीं 10 नहीं, आप जितने अगर 100 लोगों को जानते हैं तो सबके खिलाफ ज्वाइंटली या अलग अलग उनका नाम देकर आप कंप्लेंट कीजिए। और जहाँ तक मसला है कि NPR सही हो रहा है, देखिए इसमें दो राय है। आपका ख्याल ये है कि सही हो रहा है। हमारे देश में बहुत से असेंबलीज हैं, बहुत से MLAs हैं डिफरेंट जगह के, उनका ख्याल है कि सही नहीं हो रहा है। तो ये अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी आज़ादी है, एक दूसरे की आज़ादी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी को लेकर के दिल्ली असेंबली ने भी NPR और NRC को लेकर के एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया गया है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो मैडम जी बताएं क्या सवाल है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं सवाल नंबर देख के कॉल करा होती है जी। आपको पूछना क्या, आपका सवाल क्या है? सवाल कीजिए। नहीं, ये NRC के ताल्लुक से पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या NRC के मुतालिक आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, NRC अमित शाह तो बोल रहे हैं, कुछ पेपर में पूछ के बोल रहे हैं, फिर अलग अलग सवालात या मीना रेड्डी के वास्ते है या खुद के वास्ते परेशानी है, आपसे कुछ सवालात मालूम करने के आपसे पूछा। समझ में नहीं आ रहा आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर कह रहे थे कि NPR होगा तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, डाउटफुल सिटीजन नहीं कहा किसी के आगे लिखा जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं कि इनको घबराने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि दोनों ही तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, घबराना तो किसी सूरत में भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी किस्म का आगे कोई चीज़ आ रहा है तो उससे घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब हमसे आप ये पूछे कि इसको टैकल कैसे करें। अगर ऐसा सिचुएशन है कि अगर 2 नेता हैं या 2 किस्म के बयान दे रहे हैं, या आज कोई और बयान दे रहे हैं, कल कोई और बयान दे रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जैसे होम मिनिस्टर साहब का हमारा बयान आया तो उस बयान का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। ये अच्छी बात है कि वो कह रहे थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार का काम जिद पकड़ना नहीं है। और ये उनका बात मुझे बहुत पसंद आया जब उन्होंने ये बात कही है कि हम जो हैं NPR में कोई कागज़ नहीं मांगेंगे और NPR को बेसिस नहीं बनाया जाएगा NRC का। तो इस बात का वेलकम करना चाहिए। आदमी के दिल में क्या है उसमें नहीं झांकना चाहिए, यही देखना चाहिए कि ज़बान से क्या बोल रहा है। फिर हमारे जो खदशात हैं उस खदशात को भी हमने जाहिर किया है। आपसे गुजारिश ये है कि आपके सवाल पूछने से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहली जानकारी अपने इलाके में मिलती है। आप इलाके के लोगों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए, उनसे आप पूछिए। इस वक्त इस किस्म के सवालात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं, और नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, कि जैसे हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन हम दिल्ली में रह रहे 14 साल से, और मेरे हस्बैंड रह रहे 92 से। तो फिर जी बताएं। देखिए, आपकी आवाज़ कुछ बहुत साफ नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से हमें कॉल मिला सकती हैं। वकील साहब, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि UN ने सुप्रीम कोर्ट में CAA को लेकर के एक याचिका दाखिल की, जिस पर हमारे देश ने कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, उसमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है कि अगर किसी देश में कुछ हो रहा है या कोई एक्ट ऐसा बनाया जा रहा है जिससे वहाँ के जो सिटीज़न है वो सहमत नहीं है और कोई उसमें बोलता है तो उसको बोलने का हक नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये खैर कह रहे हैं कि हम UN के मेंबर हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल कवेनेंस ऑन सिविल लिबर्टीज़, इन सब पर हम दस्तखत किए हैं। और UN जो है का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे आके डायरेक्ट वो इंटरवीन ये नहीं कर रहा है, बल्कि वो एज एन एमिकस क्यूरी के हिसाब से आए हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब ये होता है कि कोर्ट को असिस्ट करना, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ की एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, सरकार वो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट से राय लेती है किसी भी मसले में। सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस सिलसिले में
ये लेती है, मदद लेती है एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो वो चूँकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे यूएनओ का जो इदारा काम करता है, उस इदारे को इस मसले में जानकारी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको कि कहते हैं कि वो बाउंड्री नहीं मानता है। जैसे जो भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे सिग्नेटरीज है, तो उसके क्लाजेस क्लियर बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, और ह्यूमन राइट्स का कहीं भी वायलेशन हो रहा है यूएन का उससे कंसर्न होता है। यहाँ पर जो है यूएन पहली मर्तबा नहीं, हमारे देश के मामले में ज़रूर है कि पहली मर्तबा इस किस्म का एप्लीकेशन लगा है सुप्रीम कोर्ट में यूएन के किसी आर्गन की तरफ से, लेकिन इंटरनेशनली जो है ऑलरेडी यूनियन पार्लियामेंट वो जिसको यूरोपियन यूनियन के मसले में ह्यूमन राइट्स का मसला लेकर वो एप्लीकेशन इसी तरह से लगा चुके हैं, अमेरिका में लगा चुके हैं, अफ्रीका में लगा चुके हैं, इसी तरह से एशिया की कई कंट्रीज़ हैं जहाँ की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आता है सामने, तो वो इस किस्म के एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक लॉ का स्टूडेंट्स होने, विद्यार्थी होने के नाते से जो मुझे जानकारी है, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का स्टैंड जो है वो ह्यूमन राइट्स के मसले में टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आप देखें ना, मतलब कि अगर जो प्रक्रिया चल रहा है वो प्रक्रिया के हिसाब से लोगों को स्टेटलेस होने के खतरे हैं। स्टेटलेस जब हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो पूरा इंटरनेशनल हो जाता है। यहाँ तक कि जो का हमारा अमेंडमेंट हुआ है वो विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि अगर इस देश के बाहर के, जिसमें 3 देश का नाम लिया गया है, उस देश के लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप अगर मुस्लिमों के अलावा 6 धर्मों के हैं तो उनको दिया जाएगा। इसका मतलब लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे अहम ये भी बनता है कि जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे देश में एक एक्ट बनाया जाता है CAA। तो हम ये कितना सही है, क्योंकि ये दूसरे देशों का मामला है, ये वहाँ का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, उसे लेकर हमारे देश में एक एक्ट बनाया जाता है, तो ये कितना सही है? देखिए, इसी को मैं बता रहा था कि दो होता है ना कि एक चीज़ को 2 एंगल से देखा जाता है। तो एक तो एंगल ये हो गया कि यूएन अगर आ रहा है तो पहली मर्तबा हमारे देश में ज़रूर आ रहा है, लेकिन दुनिया में पहली मर्तबा नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि वो एज एन एमिकस क्यूरी आ रहा है, वो कोर्ट से ये कह रहा है कि हम जो है इस मसले में, हमारी जानकारी अच्छी है, हमारा इस मसले में एक्सप्लेनेशन है, हम कोर्ट को सही असिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विडंबना होगा ये कहना कि ये हमारा जो कानून है, जो CAA 2019 में पास हुआ है, वो जो है इंटरनल मैटर को डील करता है, बल्कि हम खुद कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मैटर को डील करता है। और ये कहना है कि किसी कंट्रीज़ के लोगों में को सताया जा रहा है, और जब यही मसला बांग्लादेश से पूछ दिया जा रहा है तो हमारे पास कोई स्टेट जवाब नहीं मिल रहा है, सही जवाब नहीं मिल रहा है, फिर हमें ये कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, इससे ढाका को या बांग्लादेश को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं हमारा कोई ऐसा मसला होगा जिससे उनको परेशानी होगी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि इत्तफाक से अब हमारा अनफॉर्चुनेट है कि सिचुएशन ये आ गया है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, सरकार कह रही है वो खुद कंफ्यूज है, और पब्लिक जो है एतबार इसलिए नहीं कर रही है कि उनके बयानात में अक्सानियत नहीं है, उनका बयान खुद कंफ्यूज कर रहा है सिचुएशन को। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हम ये जानना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से जो MPR शुरू हो रहा है जी, उसमें हमसे कौन कौन सा वो कागज मांग रहे हैं, उस NPR के फार्म में हमसे क्या क्या कागज मांगा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या हमें NPR में बताना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो कुछ नहीं दिखाने हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, तो क्या क्या हमें उसमें बताना होगा? देखिए, वो एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा में जो 2010 में मांगा गया था उसमें तकरीबन 15 जो है आपसे जानकारी मांगी गई थी, अब उसमें 6 जानकारी और जुट गई है। और उसमें जैसे पहले ये कि आप कहाँ पैदा हुए, अब कहाँ पैदा हुए आपने बताया कि साहब हम डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में पैदा हुए, तो किस जगह पैदा हुए, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाइए, किस तारीख को पैदा हुए। तो एक तो जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा फिर आगे आइए तो बालिग हो गए तो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा ये कि आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स की तरफ से, यानी कि आपको इनहेरिटेंस में
वरासत में कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, फिर उसके अलावा आधार कार्ड है कि नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं, ये सब तमाम जानकारी है। जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो ये कि सिर्फ यही नहीं कि आपको फादर को के बारे में बताना है कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है, बल्कि सिर्फ यही नहीं कि आपके फादर कहाँ पैदा हुए थे, मदर कहाँ पैदा हुई थी, बल्कि ये कि वो किस डेट में पैदा हुई थी, उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो है आपको से मांगा जाएगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ जानकारी हम लेंगे और उस जानकारी के बाद जो है, जैसा कि अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है आज से 2 रोज़ पहले कि इस किस्म की कोई कागज़ नहीं माना जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि कानून ये कह रहा है, 2003 का रूल ये कह रहा है कि इसी को बेसिस माना जाएगा। आज की डेट में कागज़ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपने सपोज़ के लिए कि आपने कहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ फना है और फना जगह में पैदा हुआ था, तो कल जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कि आपने जो अपना फार्म भरवाया था NPR के उसमें आपने ये बात कही थी, इसके मुतल्लिक आप प्रूफ लाइए। फिर वही NRC शुरू हो जाता है, जो कि अपने आप में जो है वो सही स्टेप नहीं है। पूरा जितना लोग हमारे दुनिया में, तो मैं बताऊं कि लोग जो हैं वो ज़रूर कोरोना से परेशान हैं, लेकिन हमारे देश में गरीब जो है आज की डेट में ज़्यादा वो NPR NRC से कहाँ से ज़्यादा परेशान है। और ये जाकर लोगों का अगर आप एनालिसिस करें, लोगों से इंटरव्यू लें, ख़ासतौर से विलेज लेवल पर लोगों से, तो लोगों में वाकई परेशानी है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी के बायस हैं। पूरा देश जो है इस वक्त जो है मुब्तला है इस परेशानी में। सरकार का काम पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, न कि किसी किस्म का ऐसा इक़दाम करना है जिससे कि पैनिक क्रिएट हो। तो बार बार ये बात कही जा रही है, गुजारिश की जा रही है सरकार से कि इस मसले पर पुनर्विचार कर लें। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या हमारी गिरती हुई इकोनॉमी को उसे संभाला जा सकता है, क्या हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, या ये कि जो लोग कहेंगे कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको कह दे कि नहीं आप हमारे देश के सिटीजन ही नहीं हो तो हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, क्या उधर जाने का इरादा है। पब्लिक का सरकार का काम पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, न कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे कि पब्लिक में परेशानी बढ़े। बिल्कुल। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। मैं मुकुल से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी मैं मुकुल से बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। कह रहा है कि ये जो अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले अपने जी बताएं। जो गृह मंत्री जी ने कहा है पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में कि कोई कागज दिखाया जाएगा NRC के लिए, NRC के लिए, तो इसमें जो है क्या है कि एक वैसी कह देते कोई बात नहीं है, है। इसके बारे में क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा, इनकी बात पे यकीन किया जाए या नहीं किया जाए। जी बात वही है, बात वही है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप कल का परसों का डिबेट देख लें दिल्ली के असेंबली में, तो हमें समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे जो देश के नेता हैं, हमारे जो दिल्ली के MLA हैं, वो कितनी बातों पर भरोसा कर रहे हैं और किस तरह से संसद में उनके दिए हुए बयान को कितना अहमियत दे रहे हैं या उसके ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। हमने जो देखा है, हमें ये लगा है कि हमारे दिल्ली के MLA, यहाँ तक कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी बहुत क्लियर पूछे कि आखिर में इससे फ़ायदा क्या है। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर तौर पे सामने आ रही है, जो सिटीजनशिप की, जिसको कि ये लोगों से छिपा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहाँ पर जो प्रताड़ित किए हुए हैं, जो परेशान किए गए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। वो भी उन लोगों को देंगे सिर्फ जो कि 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद की कोई बात नहीं हो रही है। तो बाकी जो ये कि हम CAA के ज़रिए बाकी गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दे देंगे, ये बात झूठी इसलिए लग रही है कि जब कानून ये आपने अमेंड किया है कि जो वहाँ से आए हैं उनको आप सिटीजनशिप देंगे, तो जो यहाँ के लोग हैं जिनको जो कि कागज़ पूरी न होने की वजह से NRC में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे। तो उनके लिए एक आप एफिडेविट देंगे कि आप ये लिखिए कि हम पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं, यानी सीधे
लोगों को इस बात पर को प्रेशराइज करें कि आप ये एफिडेविट देंगे तब हम आपको सिटीजनशिप देंगे। तो ये तो अपने आप में देश से गद्दारी है कि एक देश के आदमी को जो कि शुरू से कह रहा है कि हम बाप दादा जात परदादा चरदादा से यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और उससे ये कहा जाए कि नहीं फिर आप ये दीजिए, एक एफिडेविट दीजिए कि हमें सिटीजनशिप दिया जाए क्योंकि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के प्रताड़ित हैं, तो सीधे उसकी पेट्रियटिज्म को या उसके कॉन्शियस को, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाया जा रहा है। अब ये सब बातें हैं जिसको कि बिल्कुल। और जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात आती है तो हमारे देश में, हमारे मुल्क में तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। अगर अब अभी जो दंगे हुए हैं उसकी बात करें तो लोगों के घर जला दिए गए, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसे लोग कैसे दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स? देखिए, जिनका विलेज बैकग्राउंड है वो जानते होंगे कि विलेज में जो जमीन थी वो कुछ पर्टिकुलर कौम हुआ करती थी, जैसे राजपूत, भूमिहार, खान साहब लोग, सैयद लोग, यानी जो जिनको कहते हैं कि जो कि अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हीं के पास जमीन थी। बाकी बेचारे जो दलित हैं उनके पास जमीन नहीं थी, वो तो टिलर थे। तो एक तो ये ग्रुप हो गया जिनके पास कभी जमीन नहीं थी। दूसरा ग्रुप ये कि जिसको बंजारा बोलते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है। तीसरा ग्रुप हो गया जिनको कि हम बोलते हैं कि वो जो है आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। उन्होंने कभी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स बनाया ही नहीं। जब वो किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया ही नहीं तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाएंगे? और इस बात को कभी नहीं ख्याल रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं कि फला अगर ग्रुप हमें वोट नहीं देता है तो इसलिए हम उसको वोट देने के अधिकार से वंचित करें या हम उसके किसी हर तरह से परेशान करें, ये सोचना ही अपने आप में अनपेट्रियोटिक या एंटी नेशनल ये है कि किसी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ग्रुप को, किसी भी कास्ट को ये कहे कि उस कास्ट के लिए हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो ग्रुप हमें वोट नहीं दिया है, ये अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए खतरा की तरफ ले जाता है। वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो हेलो, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं मनोहर पाशा बोल रहा हूँ, मैसूर से, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मैं तो इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ, मेरा नाम मुनव्वर पाशा है। मेरा स्कूल सर्टिफिकेट में मुन्नावर पाशा है और मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट में तो सैयद मुनव्वर पाशा है। अच्छा। इसमें थोड़ा स्पेलिंग भी थोड़ा फर्क है। मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में MUNNAWARPASH है जी। और मेरे दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के जी, और मेरा आधार कार्ड देखिए आपके नाम अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत शॉर्ट आंसर देंगे। इससे काफी फर्क पड़ रहा है जिसको असम में देखने में आया है। इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप फौरन इस चीज को सही कराने, एफिडेविट के जरिए सही हो जाता है, उसको सही कराने की कोशिश करें। किसी किस्म के रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं रही है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।